गुड मॉर्निंग बच्चों। आज एमएससी थर्ड सेम के पेपर 14th ए की 4th यूनिट में आपके सिलेबस में मेंशन प्लांट डिजीज़ में से एक अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो को समझेंगे। इसके कई नाम हैं। ये आलू का एक बहुत बड़ा रोग है और इसको अगेती अंगमारी, आलू की जो अगेती अंगमारी है वो भी कहते हैं। आलू का झुलसा रोग भी इसे कहा जाता है। तो ये बहुत ही कॉमन डिजीज़ है जो कि बहुत ही डिस्ट्रक्टिव है, विनाशकारी है। ये लगभग विश्व में सभी जगह पाया जाता है और इंडिया में भी लगभग सभी जगह पाया जाता है और स्पेशल ये पहाड़ी एरिया को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है और पहाड़ी व समतल दोनों ही जगह पर यह रोग दिखाई देता है। यह रोग यंग प्लांट्स को प्रभावित करता है। यह लेट ब्लाइट के पहले होता है, इसके बाद लेट ब्लाइट वाला रोग नज़र में आता है। अब हम इसके सिम्टम्स देखेंगे कि क्या होते हैं, कि किस तरीके से ये पौधे को प्रभावित करता है। इसके शुरुआती लक्षण पत्तियों में दिखाई देते हैं सबसे पहले, जिसमें छोटे छोटे पेल ब्राउन रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। फिर फंगस की माइसीलियल ग्रोथ इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद ये जो स्पॉट्स हैं वो ग्रीनिश ब्लू कलर के हो जाएंगे। धीरे धीरे ये अंदर टिश्यूज़ तक भी फैल जाएंगे। टिश्यूज़ के जब अंदर तक फैलेंगे तो स्पोर्ट्स के चारों ओर एक क्लोरोटिक जोन, हरे कलर का क्षेत्र दिखाई देता है और पैथोजन के द्वारा ये जो अल्टरनरिक एसिड नाम का टॉक्सिन्स रिलीज किया जाता है, उसी के कारण नेक्रोसिस या टिश्यूज़ गल जाते हैं। जैसे जैसे रोग बढ़ता जाता है वैसे ही ये स्पॉट्स और बड़े होकर लार्ज नेक्रोटिक एरिया डेवलप कर लेते हैं और पत्तियां सूख कर गिर जाएंगी। और जो पोटैटो ट्यूबर्स होते हैं, ये देखो पत्तियां आप चित्र में देख सकते हैं किस तरीके से धब्बे दिखाई दे रहे हैं। शुरुआत में तो पीले ही रहते हैं, पीले भूरे, बाद में ये काले गहरे हो जाते हैं और जो पत्तियां हैं वो भी सूखी सूखी पीली पीली सी हो जाती है। पत्तियां सूख कर गिर जाती है, पोटैटो ट्यूबर्स यानी आलू भी प्रभावित होने लगते हैं। ये देखो इस तरीके से कई बार हम मार्केट से लाते हैं तो हमें दिखाई देते हैं कि आलू बिल्कुल सड़ चुका है, गल चुका है, उसी प्रकार से। और उनके ऊपर भी ट्यूबर्स पे भी ब्राउन ब्लैक आपको नेक्रोटिक लेशंस दिखाई दे रहे होंगे कि किस तरीके से ये ट्यूबर्स को प्रभावित करती हैं। अब हम देखते हैं कि कॉजल ऑर्गेनिज्म कौन है, यानी कि ये रोग किसके कारण से होता है। तो पैथोजन जो है रोग कारक वो है फंगस ऑल्टरनेरिया सोलेनाई। ऑल्टरनेरिया हम सभी जानते हैं बहुत कॉमन फंगस है, कई मॉइस्ट वाली जगह पर ये हर उसमें पाई जाती है। तो यह रोग फंगस ऑल्टरनेरिया सोलेनाई द्वारा होता है। माइसीलियम सेप्टेट, सेप्टेट यानी पटयुक्त होता है, ब्रांच्ड होता है यानी शाखित होता है, लाइट ब्राउन और हाइफे जो कि धीरे धीरे डार्क हो जाएंगे। हाइफे यानी जो उनकी माइसेलियल फिलामेंटल ग्रोथ है। हाइफे या कवक तंतु या फिलामेंट्स पहले तो इंटरसेल्यूलर होते हैं तथा बाद में इंट्रासेल्यूलर हो जाते हैं। तो क्या मतलब है इंटरसेल्यूलर और इंट्रासेल्यूलर का। इंटरसेल्यूलर तो क्या, कोशिकाओं के बीच में, जैसे कि कोई दो कोशिका उनके बीच में अगर फिलामेंट्स है तो वो स्थिति इंटरकोशिका, अंतर कोशिका कहलाती है, इंटरसेल्यूलर कहलाती है। और इंट्रा यानी कि एक ही कोशिका के अंदर जब जाल बिछा हुआ हो माइसीलियम का तो उसको कहेंगे हम इंट्रासेल्यूलर। और इसका हम देखेंगे कि संरचना किस प्रकार से होती है ऑल्टरनेरिया की, जो इनके कोनिडिया किस तरीके से रहती हैं। तो कोनिडियोफोर जिस पे कोनिडिया लगते हैं स्टोमेटा के थ्रू डेवलप होते हैं, जो शॉर्ट व डार्क रंग के होते हैं। कोनिडियोफोर्स पर कोनिडिया सिंगल व एपिकल होते हैं, अर्थात टिप पर होते हैं। एपेक्स पर एपिकल कहते हैं उसको। एपिकल का मतलब ये होता है कि टिप पर, नए जो बनेंगे वो टिप या टॉप पर या सिरे पे बनते हैं। कोनिडिया बीग्ड यानी चोंचनुमा, आप डायग्राम में देख सकते हैं इनके जो कोनिडिया हैं चोंच की जैसी आकृति के रहते हैं। और म्यूरिफॉर्म, म्यूरिफॉर्म का मतलब है हैविंग अ रेगुलर अरेंजमेंट एज ब्रिक्स इन अ वॉल। जिस तरीके से ईंटों का अरेंजमेंट अपन करते हैं ना दीवार बनाने के लिए, ईंट के अरेंजमेंट की तरह ये होते हैं इनका अरेंजमेंट। सेप्टा डार्क ब्राउन एवं ट्रांसवर्स एंड लॉन्जिट्यूडनल दोनों ही तरह के होते हैं। आप बिल्कुल डायग्राम में देख सकते हैं जो इस तरीके से है ब्रिक्स अरेंजमेंट और जो सेप्टा है इनके।
और कोनिडिया को आप देख सकते हैं बिल्कुल तीखी चोंच के जैसे है। नम मौसम में ये कोनिडिया जर्मिनेट होते हैं व एक कोनिडियम से 5 से 10 जर्म ट्यूब विकसित होती है। माइसीलियम ड्राई इन्फेक्टेड लीव्स में भी 1 या 2 साल तक अलाइव रह सकते हैं। और जब संक्रमित पादप की मिट्टी में माइसीलियम व कोनिडिया रहते हैं, जिससे नेक्स्ट सीजन वेजिटेशन भी संक्रमित हो जाती है और फिर उसके बाद होती रहती है। आप इनकी डिजीज साइकिल्स में भी देख सकते हैं, अर्ली ब्लैक डिजीज साइकिल कि सीजन से सीजन, क्योंकि ये सॉइल बॉर्न और सीड बॉर्न डिजीज है, तो उसी मिट्टी में अगर आप पौधे को नेक्स्ट पौधे को बोओगे, यानी कि जो कंद जो है, तो ये संक्रमित होता ही चला जाएगा और उससे पूरी फसल आने वाले सीजन्स में भी खराब हो जाएगी। Tubers contaminated with mycelium or conidia are another source of primary inoculum. Secondary spread of disease occurs through conidia developing on primary spots. ये कोनिडिया हवा से, पानी से व इंसेक्ट्स के द्वारा फैलाए जाते हैं। बारिश व नमी के मौसम में भी रोग तीव्रता से फैलता है। तो हम इसकी साइकिल को देख सकते हैं कि किस तरीके से लेट समर में, विंटर में ये किस तरीके से पहले तो पत्तियां सूख जाती है, फिर उसके बाद नए पौधे हम जब ग्रो करते हैं तो वापस से दूसरे सीजन के उसको प्रभावित कर देती है, क्योंकि मिट्टी में और सीड्स में तो रहते ही हैं ये जो इनके स्पोर्स हैं ऑल्टरनेरिया के फंगस के, ये स्पोर्स रहते ही हैं। तो उसी मिट्टी में अगर हम दूसरा पौधा लगाते हैं ना, तो वो भी संक्रमित होता चला जाता है। अब इसका कंट्रोल हम किस तरीके से करेंगे? तो पहले तो ये है कि क्योंकि सॉइल बॉर्न है, सीड बॉर्न है, तो एक तो क्रॉप रोटेशन, यानी कि क्रॉप को रोटेशन से आप जैसे हर 2 साल में रोटेशन करके ही लगाइए। जैसे 1 साल नहीं लगाई, 1 साल लगाई है। और वो जो प्लांट डेब्रिस है उसको आप हटाते जाइए मिट्टी में से, जिसमें पौधा लगा हुआ है उसको आप हटाते जाइए। और आलू की पत्तियों पर कवक का प्रकोप रोकने के लिए बॉर्ड्रेक्स मिक्सचर या और भी कई ऐसे फंजीसाइड्स हैं, उनका छिड़काव करते रहना चाहिए। और फोलियाज स्प्रेइंग व कुछ फंजीसाइड्स का छिड़काव करते रहेंगे तो इस बीमारी से बचा जा सकता है। तो ये तो इसकी विधियाँ थी। आगे आने वाले वीडियोज़ में हम और भी जो प्लांट डिजीज़ है उनको समझेंगे। थैंक यू।